चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। मेरी आवाज वगैरह सही से आ रही है ना? भाविका, मेरी आवाज आ रही है तुमको सही से? यस सर। अच्छा, नेटवर्क वीक था क्या? ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले देखो ऊपर वाला टॉपिक है। तो कहता है कि एक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी और सी जो है वो रियल नंबर है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिग्री जो है वो दोनों की 1 1 है। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है भाविका? वाई है। फिर कहता है कि द नंबर ए एंड नंबर बी आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और सी जो है वो एक इज कॉल्ड द कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बोलेंगे ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी ये कांस्टेंट है और ये दोनों कोफिशिएंट है। टू लीनियर इक्वेशन इन सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाए और दोनों ही सेम वेरिएबल में हो, एक्स एक्स और वाई वाई, तो दोनों सेम वेरिएबल में है, दैट्स वाई हम उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इन टू वेरिएबल। a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर है, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, और ना ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर जीरो हो सकता है। इनको जीरो करने के बाद वो दो वेरिएबल में नहीं बचेगी। फिर एक वर्ड यूज करते हैं हम, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसका क्या मीनिंग होता है? ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्ट। साइमल्टेनियसली का क्या मीनिंग होता है? हमारे पास दो इक्वेशन एक साथ है। ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, कब बोलेंगे भाविका? इफ इट इज हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए भाविका। अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या दोनों करे, तब हम क्या बोलते हैं सिस्टम को? हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहां तक समझ आया भाविका? यस सर। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है भाविका? A system of simultaneously linear equation is said to be inconsistent if it is a has no solution। अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। सर ये सॉल्यूशन है या नहीं है, सर इसका क्या मीनिंग है? जब भी हम दो इक्वेशन, दो देखो ये दोनों लीनियर है और ये दोनों की दोनों क्या बनाएगी? लाइन बनाएगी। अगर दो लाइनें पैरेलल आ जाए ना भाविका, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो यहाँ क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आएगा तो पैरेलल लाइन वाला सिस्टम कैसा हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर अगर लाइनें पैरेलल है ना, तो वो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर कोई दो लाइनें अगर कट कर रही है एक जगह, मान लो ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, तो इन्होंने एक पॉइंट पे कट कर दिया। यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट है। कितना कॉमन पॉइंट है? वन कॉमन पॉइंट। और अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसके पास वन सॉल्यूशन होगा, और अगर इसके पास वन सॉल्यूशन होगा तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा भाविका? सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। हाँ, राइट। फिर आगे इसको सोल्व करने के मेथड होते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। पहला जो मेथड होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है। जैसे मैंने अभी ये बताया ना, ये ग्राफिकल मेथड है। हम इधर से देख लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे कट कर रही है, हम ये चेक कर लेते हैं कि वाई एक्स एक्सिस से, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस सिस्टम है, तो हम इधर से चेक कर लेते हैं कि वाई कितना है, और इधर से हम चेक करते हैं कि एक्स कितना है। तो जो हमारा एक्स कोमा वाई होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होगा? अलजेब्रिक मेथड में वही, या तो एलिमिनेशन लगाएं यहाँ पे, या दूसरा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन होता है। हाँ, दूसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एक और भी कोई होता है क्या? एक क्रॉस मेथड भी होता है, लेकिन वो शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्रॉस वाला हमारी बुक में तो एनसीईआरटी में दो ही सिलेबस, दो ही है। तो हाँ हाँ, यही मैंने बोला कि ये वाला नहीं है, लेकिन
एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि एक और भी होता है क्रॉस मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे एक तो ग्राफिकल हो गया, एक एलिमिनेशन हो गया अलजेब्रा के अंदर, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्राफिकल वाला देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करना होता है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करनी होती है और उससे हम कैसे उसको रीड करते हैं। तो पहले देखो जरा क्या दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या कहता है कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जैसे ये कर रही है, देन द पॉइंट गिव द यूनिक सॉल्यूशन। तो एक ही है, वन सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो अगर वन सॉल्यूशन होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे भाविका ऑफ द टू इक्वेशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों हुई अब ये, क्योंकि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, एक सॉल्यूशन है एग्जिस्ट कर गया, तो इसीलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट है भाविका। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। नंबर टू, नंबर टू क्या कहता है कि इफ द, नंबर टू क्या कहता है कि इफ द लाइन कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का क्या मीनिंग होता है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाना। तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट जो है वो कॉमन हो चुके हैं, और जब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो चुके हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मोर देन वन सॉल्यूशन हुए ना, मोर देन वन हो गया। और अगर मोर देन वन है तो यानी सिस्टम फिर कैसा हो गया, सिस्टम फिर से क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और क्या मेरी आवाज आ रही है तुमको, क्या तुमने लीव किया था क्लास को? हाँ सर, अभी क्या है कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा है, अभी लाइट आई है, तो मैंने दोबारा कहाँ, ज्वाइन की है। कहाँ के बाद मेरी आवाज नहीं आई थी तुम्हें? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया था? फर्स्ट पॉइंट तो आपने समझा दिया, कंसिस्टेंट। इनका ये सेकंड वाला दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। इफ द लाइन कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड का मीनिंग होता है भाविका कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाना। तो इस वाली सिचुएशन में इनफाइनाइट पॉइंट जो होते हैं वो कॉमन आ जाते हैं। देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं इसके, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग ए सॉल्यूशन। हर पॉइंट जो होगा वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो डिपेंडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, मल्टीपल में भी होती है वो। और इसमें क्या होगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कोइंसाइड और इंटरसेक्शन के केस में सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और पैरेलल के केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। Now see third case. If the line are parallel, if the line are parallel, then the pair of equation has no solution. अगर लाइनें parallel है तो अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो in this case the pair of equation is inconsistent. अब क्या हो गया, सिस्टम inconsistent हो चुका है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब ये कैसे पता लगाया जाए, अब ये कैसे पता लगाया जाए कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है विदाउट एनी ग्राफ। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट और कुछ ट्रिक होती है, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट देख के पता कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ट्रिक हमारी ये है कि अगर हम इनके x के कोफिशिएंट को डिवाइड करें, a1 को a2 से डिवाइड करें और b1 को b2 से डिवाइड करें, और अगर ये दोनों बराबर ना आए, हमने डिवाइड किया और पहले दोनों बराबर नहीं आए, तो इस वाले सिचुएशन में इंटरसेक्ट करेगी लाइनें। क्या करेगी भाविका, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करेगी। और जब इंटरसेक्ट करती है लाइनें तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन वाले केस को ही हम क्या बोलते हैं भाविका, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब भाविका दोनों बराबर आ जाए, यानी a1 बाय a2 बराबर हो गया किसके, b1 बाय b2 के, लेकिन ये थर्ड के बराबर नहीं है, यानी c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, तो इस वाली सिचुएशन में लाइनें जो होती है वो पैरेलल हो जाती है भाविका। सिस्टम कैसा हो जाता है,
लाइनें हो गई पैरेलल, और पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। और जब सब कुछ बराबर आ रहा हो, जब सब कुछ बराबर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और वो बराबर आ जाए c1/c2 के, तो यहाँ सब कुछ बराबर आ चुका है, यानी सिस्टम जो है वो क्या कर चुका है, कोइंसाइड कर चुका है। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो चुके हैं फिर इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने नोट नहीं कर रखे तो तुम इनको नोट कर लो, और कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने नोट कर रखे हैं? क्या तुम्हारे पास इसकी टेबल है लीनियर वाले की? यस सर, मेरे पेयर रजिस्टर में जो होता है उसमें नोट डाउन करके रखा हुआ है। हाँ, टेबल है, टेबल 3.1 है सर। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें टेबल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। एक टेबल है मेरे पास, और मैं तुम्हें माइंड मैप भी भेज दूंगा। देखो ऐसे बनी हुई है टेबल। उस माइंड मैप में तुम्हारे पास सारे कॉन्सेप्ट होंगे एक साथ, ठीक है? यहाँ बताया हुआ है देखो, कि जब बराबर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा और एक सॉल्यूशन होगा। जब सारे बराबर है तो कोइंसाइड कर गया, तो इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जब पहले दो बराबर आखिरी नहीं है तो पैरेलल है, और पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हाँ, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें देखेंगे। क्रॉस मेथड तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो अब हम पहले MCQ करते हैं खूब सारे। तो आर यू रेडी? यस सर। ओके गुड। मैं बोर्ड को ना थोड़ा वाइट कर देता हूँ MCQ के लिए। देखो भाविका, पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। पता होना चाहिए कि एक और भी होता है क्रॉस। हाँ भाविका, तो क्या कह रहा था, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज डैश। तो ये हमें ना पता होनी चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू 0 लाइन कहाँ होगी भाविका, जब ये वाली लाइन होगी। ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। और y इक्वल टू -7 कहाँ होगा, y इज इक्वल टू -7 यहाँ आएगी लाइन। तो दोनों लाइनें कैसी है, दोनों लाइनें तो पैरेलल है। पैरेलल। और पैरेलल लाइन में क्या नो होता है, सॉल्यूशन। फिर नो सॉल्यूशन होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the pair of equation x is equal to a or y is equal to b graphically represent the line which are, कैसी लाइनें होगी ये, देखो x is equal to a तो होगी भाविका ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन। ये या तो इधर या इधर, वो डिपेंड करता है a के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं उसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। और y is equal to b ऐसे जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पहले x का कोऑर्डिनेट होगा फिर y का कोऑर्डिनेट होगा। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b बिल्कुल सही है। b, a नहीं, पैरेलल नहीं, कोइंसाइड नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मुझे बताओ c की क्या वैल्यू होगी जब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मुझे बताओ वो कंडीशन क्या थी जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 ये होना चाहिए। हाँ, तो क्या कंडीशन होगी, द वैल्यू फॉर c फॉर विच पेयर ऑफ इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली कब होती है, जब कोइंसाइड कर जाए। और जब कोइंसाइड कर जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, राइट? यस सर। हाँ, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो इस केस में होते हैं। तो यहाँ से ना दोनों का देखो, ये c क्या होगा, 6 होगा भाविका। और ये क्या होगा, -1 क्या होगा, -1 क्या होगा, -2 होगा। तो अगर हम इन्हीं को सोल्व कर लें तो 6 उधर जाके c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो। L1 L2 क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो अभी देखा कोइंसाइड में क्या होता है, तो सर इनफाइनाइट। इसका होगा मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी हाँ, सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 कर लिया हमने। अब हम करेंगे 5th वाला। मैं तुम्हें इतने सारे एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। When line L1 L2 are parallel, जब लाइनें पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। The coordinate of the vertex of triangle formed between the line and y-x axis from the graph is, the coordinate of vertex of the triangle formed between the line and y-x axis, क्या कहने की कोशिश कर रही है? ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है जो y एक्सिस के बीच। लाइन एंड वाई एक्स एक्सिस, इसका मतलब उसका बेस वाई एक्स एक्सिस पे हो गया ना भाविका। हाँ तो वाई एक्स एक्सिस पे हो गया, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा उस जगह, 0। यानी एक्स दो ऐसे कोऑर्डिनेट जहां एक्स वाला 0 दिखना चाहिए। तो x0 ये हो सकता है, 0 नहीं है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये, इसमें भी तो ये 2 0 आ रहे हैं सेकंड वाले, ये तो नहीं हो सकता। बी तो श्योर है कि नहीं हो सकता। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ ट्रायंगल का, फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस एंड द वाई एक्स एक्सिस फ्रॉम द ग्राफ। तो इसको देख लेंगे ना, 4/2। ये वाला पोर्शन हो गया ना इसमें, अगर हम देखें तो ये हाँ सर, ये 4/2 है इसका वर्टेक्स का वो नहीं कोऑर्डिनेट। नहीं, एक थोड़ी पूछा है, तीनों वर्टेक्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सर सा, इसका आंसर सी पार्ट है। सी पार्ट है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 0/5, 4/2 और 0/0, ये तीन तो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको तुमको बनाना पड़ेगा, बना के देखो जरा इसको। फिर इसमें ग्राफ ड्रॉ हम्म, करना है। तो सर इसे एक्स के प्राइवेट टर्म्स में नहीं करना है, ग्राफ में सॉल्व करना है। नहीं नॉर्मली कर लो इसको। 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Okay, Sonu। sir. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। The present is, अच्छा एक काम करो, नूरी की एज को x मान लो और सोनू की एज को y मान लो। प्रेजेंट एज x और y हमने लेट कर ली, राइट। 5 years ago, तो 5 years ago तो x - 5 हो जाएगा, Yes, sir.
थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की भी एज हमको 5 ईयर कम करनी पड़ेगी बैक, तो y माइनस 5 हो जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व करो, तो ये x माइनस आएगा 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके सर बाद आपकी में वॉइस बहुत ज्यादा अटक रही है। क्या हो रहा है मेरे वॉइस को? सर बीच बीच में कई बार कट रही है आपकी वॉइस। अच्छा, आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है फिर। ठीक लग रहा है नेटवर्क तो। यस सर। अभी सही आ रही है? बीच में जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हो फिर बीच में अचानक से कट जा रही है, फिर वो कंटिन्यूस आवाज आ रही है, फिर कट जा रही है और फिर थोड़ा वो है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा लीव करके ज्वाइन करके देख लो, शायद कोई इशू हो नेटवर्क वगैरह का। इधर मेरे पास दिखा तो गुड इन नेटवर्क कनेक्शन रहा है कि सही है सब कुछ। ओके सर। सर अभी कंटिन्यू करते हैं, मैं देखती हूँ अगर कुछ इशू आता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 ईयर अगो वाला सिस्टम से हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है भाविका। अब हमें दूसरा भी देखना है 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर में क्या होगा, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो x प्लस 10 होगा और उधर क्या होगा, y प्लस 10 होगा दोनों तरफ। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये नूरी की एज है, ये ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज का, यानी डबल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस कितना हो जाएगा 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2 बन गई हमारी। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2 बन गई। तो हाँ जी, तो अब देखो जरा सोल्व कैसे करेंगे। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन करना है। अच्छा, एक काम भी कर सकती हो तुम, पता है क्या, तुम ना ऑप्शन से भी चेक कर सकती हो, सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन वाला कर रहे हैं ना। तो इसमें ऑप्शन फिट करके देखो, जैसे इसमें 50 रखो, तो 50 माइनस में 2 इंटू 20, तो ये तो बन रहा है बराबर से ही बैठ रहे, देखो 50 माइनस 40, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा फिर, पहला ही हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत हमको नहीं है, हाँ ए पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में हम ऐसे वाली जो है वो ट्रिक यूज करेंगे, स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज डैश सॉल्यूशन। इन दोनों के पास कितने सॉल्यूशन है बताओ। सर इसको पहले अच्छे से कर लेते हैं। 5x और 3x ए पार्ट हो गया, a1 अपॉन a2, 3y और 9y हो गया हमारा b1 b2, 5/3 और 8 और 24 अपॉन 5 हो गया हमारा 5/3। तो सर a1/a2 ये सेम ही रहेगा, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, और 15/9 हो जाएगा हमारा b1 अपॉन b2, और 8/24/5 हो जाएगा c1 अपॉन c2। अच्छा, इसको इंटू करना तो ऊपर जाएगा, हो जाएगा 40/24। सर ये तो सब कुछ बराबर आ रहे हैं, इसमें b1 और b2 और c1 c2 में कैंसिल आउट हो रहा है। सब कुछ बराबर आ रहे हैं। तो सर ये इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, मैनी सॉल्यूशन। हाँ, तो सब कुछ बराबर आ रहा है तो कोइंसाइड कर गई, और जब कोइंसाइड कर गई तो फिर सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर वो कितना है 9 है। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है भाविका, ऐसे XY होता है, तो उसके दोनों डिजिट का सम तुमको दे रखा है कितना 9। ठीक बात है। तो इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर इस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, तो नंबर हमारा क्या था भाविका
नंबर हमारा एक्स वाई था, उसमें हमने 27 ऐड कर दिया, एक्स तो जो वाई डिजिट है ना वो रिवर्स हो गया, यानी अब वाई एक्स बन गया, वो नंबर क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। तो इसको ना अब देखो, वाई एक्स। इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, जैसे कोई भी नंबर होता है हमारे पास 75 है, तो उसको तुम लिख सकती हो, ये टेंस प्लेस पे है तो 7 इंटू 10, और ये यूनिट प्लेस पे है तो 5 इंटू 1। ऐसे ही भाविका एक्स वाई को लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, यानी 10x प्लस वाई। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 27, और ये क्या लिखा जाएगा 10y प्लस x लिखा जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये x इधर आके कम हो जाएगा तो 9x बचेगा, और ये इधर आके कम हो जाएगा तो माइनस का 9y, और इसको आप उधर ले जाते हैं तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा 27। 9 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से इसको काट देंगे तो माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आया तुमको। हाँ, तो अब इसमें पूछा है कि डिजिट बताओ, तो ऐसे अब देखो एक तरीका और भी तो लगा सकते थे हम, एक तो ये लगा सकते थे स्टार्टिंग में ट्रिक, कि इसमें देख लो, इसमें तो सम ऑफ डिजिट 9 बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता भाविका, राइट। बाकी में 9 बन रहा है तो मैंने इसमें किया कि अगर आवाज बहुत कट रही है तुम्हारी। सर इसमें क्या किया कि इसमें 36 को नोटिस किया, 36 प्लस 27 63 बन रहा था, नंबर ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। हाँ, तो तो सर मैं कह रही थी कि अब इसमें ऑटोमेटिक 3 प्लस 6 तो 9 बन ही रहा है हमारा, है ना। इसमें 27 को ऐड करेंगे और तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखो रे पार्ट भी आंसर है। और आवाज आ ठीक, रही है? आवाज कट बहुत रही है। सर मेरे साइड थोड़ा वेदर नहीं है, हाँ बारिश वो इसलिए हाँ सब, प्रॉब्लम है। इधर मेरे यहाँ भी यही है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर 27 ऐड करते हैं तो नंबर 63 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि यही हमारा सेट बैठ रहा है, अदरवाइज इसमें ऐड करने से नहीं बैठ रहा। तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है भाविका। अगर कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ये काम तो हमको करना है लॉन्ग क्वेश्चन में भाविका, जो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें तो हमें ये वाला काम करना है। अदरवाइज हमको क्या करना है भाविका, फिर शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। ओके, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ टॉप यस के। सर। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताओ कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या क्या है। ये क्या पूछ रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। क्या करेगा सिस्टम, बताओ। सर इसको पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 के टर्म्स में वो कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हाँ, डिवाइड करके मुझे फटाफट बताओ कि सिस्टम कैसा है, पैरेलल है, कोइंसाइड है, कैसा है सिस्टम। सर इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये टर्म क्वालिफाई हो रही है लेकिन C1 अपॉन C2 जस्टिफाई नहीं हो रही है। ठीक है, यानी पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला करो भाविका।
को 12 की साइड शिफ्ट कर सकते हैं ना, मतलब उन्हें एक साइड लाके माइनस में डाल के कर सकते हैं हाँ, ना। कर सकती हो, तुम कर सकती हो। अगर सबसे पहले हमें नॉर्मल इसको बनाना है सिंपल, तो तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पर भूलना नहीं है कि 3 से ईच टर्म को करना है। तो 4x प्लस 6y बराबर 24, और ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब चेक करो। सर इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट लाइन देखने से ही लग रहा है, सा क्योंकि 1 और 2 सब में यही फ्रैक्शन बन रही है। हाँ, मल्टीपल में है, और मल्टीपल में है तो सिस्टम पैरेलल, और पैरेलल है तो फिर नहीं है, सारे इक्वल आ रहे हैं ना इसमें। यस सर, 1 बाय, हाँ 2 बाय 1, 2 ऊपर और नीचे 1, यही ठीक यही है। आ रहा है। हाँ, सारे बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो फिर कोइंसाइड कर दी, और कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला। whose length 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो इसमें ना तुम ब्रेथ को b मान लो, तो लेंथ b से 4 ज्यादा हो जाएगी, यानी b प्लस 4 हो जाएगी। l इज इक्वल टू b प्लस 4, और ब्रेथ b है ही है। सर इसमें लेकिन हमें विड्थ दे रखी है ना 36 मीटर्स, हम्म इसमें विड्थ शायद हमें दे रखी है, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर्स। मोर देन इट्स विड्थ इज 36। पेरीमीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए ना, ध्यान से देखना। ये ना हाफ हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ तक कुछ बोला, उसके बाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ से आगे तक। whose length is 4 मीटर more than its width is 36, तो ये इसके लिए है, हाफ पेरीमीटर 36 है उसका, समझी। बीच में चलते चलते कुछ और कहना स्टार्ट कर दिया इसने। ओके सर। हाँ,
डन। सर कर रही हूँ मैं। ठीक है। सर मैं तो क्वाड्रेटिक की सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। नहीं हो रही। सर मैंने भी किया। ये बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 4 स्क्वायर इसी बस में 36 मतलब हाफ उसका, हाफ 36। ये क्या कहते हैं, मैं सिर्फ जैसे क्वाड्रेटिक की करने की कोशिश करी थी, मतलब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जैसे वो करते हैं उसमें। अच्छा क्वाड्रेटिक बना रही हो, शायद बनाने की जरूरत नहीं है, लेट मी चेक। तुमको ये चीज दी हुई है, पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना। यस ठीक सर। है हाँ। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर पेरीमीटर तो होता है 2 टाइम L+B। तो पेरीमीटर 72 इज इक्वल टू 2 टाइम L कितना है, L तो एल B हमारा प्लस बी फोर प्लस है। 4। और B कितना है, B रहेगा। बी हमारा बी है। हाँ तो ये हाँ। इसे काट देंगे तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही, तुम कर क्यों रही हो फिर। 4 इधर आके कम होगा तो 32 बराबर 2B। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। 16 हो गया। तो ये क्या होगा, ये 16 होगा। और ये कितना होगा, 20 होगा, है ना। और हाफ इसका यस पेरीमीटर सर। कितना है, 36 बैठ रहा है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो डायमेंशन तो आगे गार्डन के 20 और 16, यानी तुम गलत डायरेक्शन में चली गई है ना। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
हाँ, तो कर रही हो क्वेश्चन को? यस सर। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करना है भाविका, अपने को सबसे पहले लेट कर लो कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को मान लेंगे x/y। ठीक है भाविका? यही किया है सर। हाँ, अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड कर दिया इन्होंने, तो वो 9/11 हो गया। यानी x+2 कर लिया और y+2 कर लिया, तो वो बन गया 9/11। अब इधर कर देंगे हम, तो 11x हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा और 9y हो जाएगा प्लस 9 2 जा 18 हो जाएगा। 18। हाँ, तो यहाँ से 9 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, हम उधर ले जाएंगे 22 को, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गया एक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बनेगा? वो कहता है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को ऐड कर दिया जाए दोनों के अंदर तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अच्छा भाविका, एक बात तुम्हारे माइंड में सेट हो रही है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन मिली है, दूसरी कंडीशन से हमको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो दूसरी x है, उसमें क्या ऐड करना है? अब की बार 3 ऐड करना है, तो x+3 हो जाएगा और y+3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। हाँ, तो 5y को इधर ले आएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 3। तो ये 2 नंबर इक्वेशन है और ये 1 नंबर इक्वेशन है। हमको तो फ्रैक्शन निकालना है। अब तुम मुझे बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे इसके लिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस? देखो वैसे तो कुछ बोला नहीं गया, कुछ नहीं बोला गया ना, यस सर। तो क्या करें जब बोला नहीं गया हो? तो एलिमिनेशन लगा लें। यहाँ 11 है, वहाँ 6 है, यहाँ 9 है। एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, उसको 11 से और इसको 6 से, तो वो हो जाएगा 66 माइनस 55y इज इक्वल टू 33, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो ये हो जाएगा 54y। इसको किससे करेंगे? 6 से कर रहे हैं, तो माइनस का 24 हो जाएगा। दोनों को क्या कर दो भाविका? सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस और प्लस, तो ये कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा? एक वाई बच रहा है, और इधर क्या बचेगा? इधर बच रहा है हमारे पास 9 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाविका? 9। मल्टीप्लाई नहीं कर दिया इसको मैंने, एक नंबर इक्वेशन को 11 से। कोफिशिएंट सेम नहीं बनाने मेरे को।
यस सर। हाँ, तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो y को यहाँ रख दो। तो 11x माइनस में कितना हो गया, 81 बराबर माइनस का 4। तो 11x 81 उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 आ रही है यहाँ से 11x की वैल्यू। 11 तो 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9। फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9। 7 हाँ, बाय 9। फ्रैक्शन हो गया 7/9। ठीक है भाविका, तो काफी सारे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, राइट ना। अब मैं तुमको ना ये शीट भेज दूंगा भाविका, और तुम क्या करना, इसको अच्छे से ट्राई करना कंप्लीट करने की, ठीक है। सो बाय, टेक केयर ओके भाविका। सर, थैंक यू सर।